मैं माधव मिश्रा सृजन परिवार की तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं क्लास 9th के मोशन चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने इक्वेशन जो भी हैं मोशन के, उनके डेरिवेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। डेरिवेशन पढ़ा, उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली है। इसमें लास्ट वीडियो जो था उसमें हम लोग पढ़ रहे थे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कि हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ कैसे बनाते हैं और डिस्टेंस टाइम इन सारी चीज़ों को ग्राफ पे कैसे शो करते हैं। इसी ग्राफिकल मेथड का ही यूज करके आज हम लोग मोशन के जो इक्वेशंस हैं, 3 इक्वेशन हम लोगों ने जो पीछे पढ़ रखे हैं, उनको ग्राफ के मेथड से कैसे डिराइव करेंगे ये सीखेंगे आज हम लोग। सबसे पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को पढ़ने से पहले आपको एक कंडीशन को जरा समझना होगा। एक ग्राफिकल कंडीशन को, जैसे हम लोगों ने ग्राफ में डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ पढ़ा था, वैसे ही अगर हम एक स्पीड टाइम ग्राफ की बात करें, जैसे कि जब ग्राफ हम लोग शो करते हैं तो एक चीज आपको पता है कि हमेशा 2 एक्सिस का यूज करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो एक एक्सिस ये हो गया, दूसरा एक्सिस ये। वाई एक्सिस पे हमेशा क्या शो करते हैं, वाई एक्सिस पे शो करते हैं हम लोग स्पीड को। लास्ट वीडियो में भी आपने पढ़ा है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में स्पीड और वेलोसिटी को सेम सेंस में लिया जाता है, और एक्स एक्सिस पे हम लोग शो करते हैं टाइम। एक कंडीशन आपके सामने हम रखते हैं, जरा उस कंडीशन को समझिए। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जो इस पॉइंट O से, ये पॉइंट O है, कोई ऑब्जेक्ट इस पॉइंट O से जा रहा है जिसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है। मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट की पहले से कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, मूविंग ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या शो करेगा, ये जो डिस्टेंस है ये शो करेगा इसके इनिशियल वेलोसिटी को। फिर कुछ दूर जाने के बाद ये एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन शो करता है। ये कंडीशन आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। जब कोई ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट है, पहले से मूव कर रहा है और वो जब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन शो करता है तो इस तरह का ग्राफ इसका बनता है। अब ये कह रहा है कि मान लीजिए इसने क्या किया, एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन शो किया। ऐसे कंडीशन में ये जो लाइन है ये क्या शो करता है, ये शो करता है एक्सीलरेशन को, जिसको हम लोग ए से शो करते हैं। और ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करके और कुछ टाइम के बाद मान लीजिए इस पॉइंट पे इसकी स्पीड क्या हो गई, इसकी स्पीड हो गई v। इनिशियल स्पीड क्या थी इसकी, u थी। आफ्टर टाइम t इसकी जो वेलोसिटी है, या यूं कह लें फाइनल स्पीड है, ये क्या हो गई, v हो गई। अब हम लोग इस जब भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे इन चीजों को शो करना होता है, इनकी वैल्यू निकालनी होती है, तो क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो मान लीजिए यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पे, और एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर लिया वाई एक्सिस पे। अब जरा इन पॉइंट्स को नेम दे देते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट है ए, और ये A से B तक इनिशियल वेलोसिटी हो गई तब OA। जब ऑब्जेक्ट A से B तक, इस पॉइंट को मान लिया हमने ये हो गया पॉइंट B, A से B गया तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v। तो ये पूरा का पूरा जो ये हाइट है ये क्या शो करेगा, इसके फाइनल वेलोसिटी को शो करेगा। इसके बाद जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मान लीजिए ये हो गया B, ये इसको यहाँ कट कर रहा है पॉइंट C पे, इसको कट कर रहा है ये कहाँ पे, पॉइंट D पे, और एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से।
ये मान लीजिए ये कट कर रहा है कहाँ पे, पॉइंट ई पे कट कर रहा है। किसको कट कर रहा है, BC को पॉइंट ई पे कट कर रहा है। हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ये केवल परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हम लोगों ने, जब ग्राफिकल डेरिवेशन करेंगे तो वहां पे ये हेल्प करेंगे। अब हम लोगों के पास 3 इक्वेशंस हैं। पहला इक्वेशन क्या था, V इक्वल टू यू प्लस AT। सेकेंड इक्वेशन है S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन है V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। इन 3 इक्वेशंस को हम लोग को डिराइव करना है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन से। पहले इक्वेशन को इस ग्राफ के थ्रू हम लोग डिराइव करते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, इस एक ही ग्राफ के हेल्प से हम लोग तीनों ही इक्वेशंस को डिराइव कर सकते हैं और बहुत ही इजी वे में डिराइव कर सकते हैं। आपको केवल इसको समझना है कि किस इक्वेशन को शुरुआत कहाँ से करनी है। सबसे पहले अगर फर्स्ट इक्वेशन को आप डिराइव करें तो यहाँ पे एक चीज आपने देखी है कि ये BC यानी जब ऑब्जेक्ट जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, जब ये पॉइंट A से B तक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन A से जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जा रही है, v हो जा रही है। यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है u। और ये u किसके बराबर है, आप जरा देखिए, क्या ये u OA के बराबर है। ये OA ये क्या शो कर रहा है, u को शो कर रहा है। सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी है, नॉर्मली अगर देखें तो ये फाइनल वेलोसिटी शो क्या कर रहा है, CB। ये जो पूरा डिस्टेंस है C से लेके B तक, ये पूरा डिस्टेंस क्या शो कर रहा है, इसके फाइनल वेलोसिटी को शो कर रहा है। तो फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू CB। अब जरा हम देखें तो फाइनल वेलोसिटी है क्या, इसकी v है, तो क्या फाइनल वेलोसिटी की जगह v रख सकते हैं। अब जरा यहां देखिए CB, क्या CB ये पूरा का पूरा CB जो है, क्या इसको हम लोग CE प्लस BE लिख सकते हैं। देखिए ये पूरा का पूरा जो CB है ये BE प्लस CE 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ है, ये लिख लिया हमने। अब जरा इसमें देखिए, ये तो हो गया V, CE क्या है, CE ये देखिए, ये CE क्या है, ये शो कर रहा है U को, तो CE की जगह हम लोग U लिख सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, OA बराबर CE, तो यहां आप चाहें तो लिख भी सकते हैं OA बराबर CE। नॉर्मली एक चीज है कि ये जो हम लोग परपेंडिकुलर ये ड्रॉ कर रहे हैं इस लाइन पे, ये ध्यान रखिएगा, ये AE इस OC के पैरेलल है। परपेंडिकुलर जब हम ड्रॉ कर रहे हैं AE, तो ये AE इस OC के पैरेलल ड्रॉ करते हैं। जब पैरेलल ड्रॉ करते हैं तो OA इक्वल टू CE हो जाएगा, और जब OA इक्वल टू CE हो जाएगा तो CE की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, U। अब आगे देखिए, सेकंड है क्या, BE। अब इस BE की वैल्यू कैसे निकालेंगे, BE इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे। इसके लिए थोड़ा सा और पीछे चलते हैं हम लोग, फिर से जरा आप देखिए कि ये AB क्या शो कर रहा है। यहाँ पे ये जो कर्व AB है, कर्व AB क्या शो कर रहा है, एक्सीलरेशन को शो कर रहा है, एक्सीलरेशन को शो कर रहा है। यानी ये क्या है, कर्व AB। और आप लोगों ने पढ़ा था एक्सीलरेशन हम निकालेंगे कैसे, या यूं कह लें इस कर्व की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा था स्लोप ऑफ कर्व,
स्लोप ऑफ कर्व में आपने क्या पढ़ा था, BE अपान AE, यानी इस कर्व का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, BE अपान AE। यही वैल्यू देता है इस कर्व का। तो यहां पे ये ध्यान रखेंगे, इसको क्या कहते हैं, BE अपान AE को क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ कर्व। जो भी यहाँ पे कर्व बनेगा उसका ये स्लोप कहलाता है और ये इसकी वैल्यू को देता है। अब यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू रखें तो एक चीज देखिए, ये क्या है, एक्सीलरेशन को हम AB से भी शो कर सकते हैं। अब AB को, एक्सीलरेशन को हम लोग सिंबल में क्या लिख लेते हैं, A। चलिए लिख लिया। BE, अब यहां देखिए BE की वैल्यू हमें नहीं पता है, BE की वैल्यू निकालनी है, BE अपान AE। ये AE क्या होगा, देखिए AE क्या OC के बराबर होगा, AE बराबर OC। जब AE OC के बराबर होगा, OC क्या है, OC तो शो कर रहा है टाइम को ना, T को, तो यहां क्या हम AE की जगह हम T रख सकते हैं। जब यहाँ T हो गया, ये T इधर जाएगा, साइड चेंज करेगा तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम यहां से निकाल लेंगे BE की वैल्यू। BE की वैल्यू क्या हो गई, 80। मान लिया ये जो पहले वाला इक्वेशन था इसको मान लिया क्या, इक्वेशन फर्स्ट। तो यहां क्या लिखेंगे, बाय पुटिंग the value of BE in इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में BE की वैल्यू रख दीजिए बस। तो ये तो बाकी पहले आधा तो आपने पहले ही निकाल लिया, V इक्वल टू U और प्लस BE की जगह क्या हो जाएगा, 80। यही तो है हमारा फर्स्ट इक्वेशन। तो ये ग्राफ से हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन निकाला। बस आपको एक चीज ध्यान रखना है इसमें कि जब भी आप फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको लेना है क्या, वेलोसिटी। क्यों, क्योंकि पहले वेलोसिटी ही तो इसमें निकालते हैं हम। तो ग्राफ में आपने ये बताया कि कोई ऑब्जेक्ट है जो इनिशियल वेलोसिटी u से चल रहा है, ये पॉइंट A से क्या किया, B तक गया, एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन A से, टाइम लगा T, इसकी वेलोसिटी होगी v। अब वेलोसिटी ये पूरा ये शो कर रहा है ना वेलोसिटी को, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, चूंकि फॉर्मूला v से स्टार्ट है तो हम लोग भी पहले वेलोसिटी को ही लेंगे। देखिए आपने पहले वेलोसिटी लिया, वेलोसिटी v, और v को दो पार्ट में डिवाइड किया, फिर यहां से ce और be, ce की वैल्यू पता थी, क्यों, ce बराबर था u के, ये आ गया u, और be की वैल्यू आपने निकाल लिया, चूंकि be किस में आता है, इस कर्व के स्लोप में आता है। BE अपान AE को कहते हैं इस कर्व का स्लोप। तो स्लोप ऑफ कर्व से हम लोगों ने क्या निकाल लिया, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला रख के हम लोगों ने निकाल लिया क्या, ये BE की वैल्यू, और BE की वैल्यू रख दिया इसमें, आ गया ये। तो इस तरह से हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड से डिराइव करते हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। स्टार्ट करते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को। इसको हम ग्राफ से कैसे डिराइव करेंगे ये देखते हैं। एक तो पहला जो आपने देखा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में निकालना था क्या हम लोगों को v, तो हम लोगों ने पहले ही ले लिया क्या, v की वैल्यू। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, s। सेकेंड इक्वेशन में डिस्टेंस ही तो निकालते हैं हम लोग, तो चलिए डिस्टेंस निकालते हैं। अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पीछे पढ़ा है आपने कि कोई भी ये जो कर्व बन रहा है AB, इस कर्व और टाइम एक्सिस के बीच में जितना भी एरिया आता है उस एरिया को ही क्या कह लेते हैं हम लोग, डिस्टेंस कहते हैं, यानी वो डिस्टेंस की वैल्यू को बताता है।
चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि कैसे निकालेंगे। तो पहले हम लोग क्या लेंगे, ध्यान रखिएगा इसके लिए भी ट्रिक क्या है, क्योंकि ये डिस्टेंस इसमें निकालते हैं तो डिस्टेंस से ही शुरू करेंगे। डिस्टेंस, अब देखिए सेम कंडीशन यहाँ पे भी सेम वही रहेगा कि ऑब्जेक्ट है जो पहले इसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, ये पॉइंट A से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शो करता है और टाइम t के बाद इसकी वेलोसिटी v हो जाती है। अब पॉइंट B पे जब ये पहुंचा तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया ये हमें निकालना है। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम, डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, कर्व ने जो भी एरिया बनाया हुआ है, जैसे हम लोग ये ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ में अगर ये कर्व बना हुआ है और हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये पूरा एरिया क्या शो करता है, डिस्टेंस को शो करता है कि उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया। चलिए तो हम लोग देखते हैं डिस्टेंस को कैसे निकालेंगे। तो डिस्टेंस के लिए यानी ये पूरा का पूरा एरिया हो गया, एरिया जितना भी कवर किया इसने। अब ये एरिया किसके बराबर है, आप देखिए तो डिस्टेंस ये किसके बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ ओ ए बी सी, ये ओ ए बी सी ये पूरा एरिया क्या शो करेगा, डिस्टेंस को शो करेगा। अब हम लोगों को सबसे पहला काम क्या करना है, इसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देंगे। दो पार्ट में यानी इस एरिया को, डिस्टेंस को शो करते हैं एस से, इस एरिया को हम लोग दो पार्ट में किस में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आप देखिए ये हो जाएगा ए बी ई, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, और दूसरा ओ ए ई सी ये एक रेक्टेंगल बन रहा है। यानी दो पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। एरिया ऑफ ओ ए बी सी किसके बराबर होगा, तो ये बराबर होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए ई सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई, इतना होगा। अब इस रेक्टेंगल की वैल्यू क्या होगी, इसकी एरिया अगर निकालें रेक्टेंगल का एरिया तो ये कितना होगा, जरा इसको निकालते हैं। रेक्टेंगल में हम लोग सिंपल है एरिया निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, ब्रेथ इनटू लेंथ, यही निकालते हैं ना। इसकी लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर दिया तो रेक्टेंगल का एरिया निकल गया। और ट्रायंगल के लिए क्या करते हैं, ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये जो ट्रायंगल है इस स्क्वायर का आधा है ना, इस स्क्वायर का आधा है, तो इस स्क्वायर का यानी हम क्या इसको लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई ये किसके बराबर हो जाएगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर ए डी बी ई। ए डी बी ई के एरिया का अगर हम आधा कर दें तो ये क्या निकल जाएगा, इस ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। बस इतना ही समझना है आपको, ये ध्यान रखना है कि हम इसको निकाल कैसे रहे, किसके हेल्प से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इजीली निकाल सकते हैं स्क्वायर और रेक्टेंगल के एरिया को, तो इसलिए ये ले लिया हमने। अब स्क्वायर में भी अगर आप देखें तो स्क्वायर में भी क्या होता है, साइड इंटू साइड एरिया निकाल लेते हैं। अब हम यहाँ से हमें वो दो साइड्स लेने हैं जिनकी वैल्यू हमें पता है। अब यहाँ पे देखिए हमें बीई की वैल्यू पता है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बीई से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें एई की वैल्यू पता है तो हम एक ये साइड और एक ये साइड निकाल लें तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए अब ले लीजिए, पहले तो आते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए ई सी में हमने क्या लिया था, ब्रेथ इनटू लेंथ। अब इसकी ब्रेथ क्या है देखिए तो यही है ना, ओ ए या सी ई कह लीजिए, ये दोनों किसके बराबर है, यू के बराबर है इनिशियल वेलोसिटी, तो इसको क्या ले लेंगे यू इनटू लेंथ। इसकी देखिए ये किसके बराबर है, लेंथ ओ सी, ये ओ सी या ए ई ये क्या शो कर रहा है, टाइम को शो कर रहा है टी।
तो हम इसकी जगह क्या ले सकते हैं, टी प्लस एरिया। अब इसमें क्या लेंगे, स्क्वायर के एरिया का हाफ करना है ना, तो स्क्वायर के एरिया का हाफ करिए। सबसे पहले क्या ले लेंगे, नॉर्मली इसका हाफ मतलब पूरा एरिया निकालिए और हाफ कर दीजिए। चलिए कैसे करेंगे, तो आप BE ये और ये AE इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये निकल जाएगा। तो 1/2 इंटू BE क्या है, BE देखिए, BE की वैल्यू आपने स्लोप से निकाला हुआ था, वहां क्या आया हुआ था, 80 आया था, तो 80 ये हो गया। और उसके बाद AE किसके बराबर है, OC क्या है, टाइम है, तो ये हो जाएगा क्या, T। ये चीज इसको ध्यान से समझिएगा, 80 कहां से आया था, 80 वही था BE अपान, आपने पढ़ा था क्या है, BE अपान AE, ये क्या था, ये इस कर्व का स्लोप था, स्लोप ऑफ द कर्व। और वहां से हम लोगों ने निकाला था फर्स्ट इक्वेशन में, इसकी वैल्यू निकाली थी हम लोगों ने, स्लोप ऑफ द कर्व। और यहां से हम लोगों ने इसकी वैल्यू निकाली थी, BE की वैल्यू क्या आई थी, BE आया था 80, तो BE की वैल्यू 80 आया हुआ था, तो वहीं से हमने BE की वैल्यू क्या रख दिया यहाँ पे, 80। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, S इक्वल टू ये हो गया UT प्लस हाफ 80 इंटू टी कर देंगे, क्या हो जाएगा 80 स्क्वायर। यही तो है हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये हो गया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन था। अब चलिए देखते हैं ग्राफिकल मेथड से हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे डिराइव करते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करते हैं। सेम कंडीशन है, वही ग्राफ रहेगा, सारे कंडीशंस वही रहेंगे। अब यहाँ पे आपको देखना क्या है, हम लोगों को निकालना है यहाँ पे थर्ड इक्वेशन को, जिसमें वेलोसिटी निकालनी है। यहाँ पे भी एक चीज ध्यान देंगे, इस फॉर्मूला में भी डिस्टेंस है, तो हम लोग इस डिस्टेंस से ही स्टार्ट करते हैं। जहां से आपने स्टार्ट किया था सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को, वहीं से स्टार्ट करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या लिया था हम लोगों ने, डिस्टेंस लिया था ना, डिस्टेंस इक्वल टू, और ये डिस्टेंस किसके बराबर था, इस ट्रेपेजियम के बराबर था। ट्रेपेजियम इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC। इस ट्रेपेजियम जो डिस्टेंस है सिंपल है, AB डिस्टेंस, ये जब एक्सेलरेशन A से पॉइंट A से B तक जा रहा है तो डिस्टेंस कितना कवर किया, तो ये पूरा ट्रेपेजियम का एरिया ये शो करेगा डिस्टेंस को। तो डिस्टेंस हमने ले लिया। अब देखिए सेकंड इक्वेशन में आपने क्या किया था, डिस्टेंस को डिवाइड किया था दो पार्ट में, आपने एक ट्रायंगल और दूसरा रेक्टेंगल में डिवाइड किया था। यहाँ पे हम ट्रायंगल और रेक्टेंगल में डिवाइड नहीं करेंगे, पूरे ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे। सबसे पहले तो इस ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, तो ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला आपको पता होगा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी वो दो साइड्स जो एक दूसरे के पैरेलल हैं उन दोनों को जोड़ लेते हैं, इनटू हाइट। इस ट्रेपेजियम की हाइट क्या है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं अपॉन 2। ये है ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट अपॉन 2। चलिए रखते हैं यहाँ पे सम ऑफ पैरेलल साइड। यहाँ पे पैरेलल साइड कौन से हैं, दो देखिए, OABC। इस ट्रेपेजियम का एक साइड है OA पैरेलल साइड्स में, और दूसरा साइड है BC, यही है ना, OA और BC, ये क्या है, इसके दो पैरेलल साइड है। इन दोनों को ऐड कर लिया और मल्टीप्लाई किससे करना है, हाइट से। क्या OC इसका हाइट शो करेगा इस ट्रेपेजियम का,
तो ओसी क्या हो जाएगा, इसकी हाइट हो जाएगी। ये ट्रेपेजियम, अगर इस ट्रेपेजियम को आप सीधा बनाए तो ये ट्रेपेजियम कुछ इस तरीके से है, ये है ओ, ये ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, यही है ना। हम लोगों ने क्या लिया, ओ ए लिया और सी भी लिया, बी सी, जो कि पैरेलल साइड थे। तो ये दोनों हो गए पैरेलल साइड्स। अगर हाइट देखा जाए तो हाइट तो यही शो करेगा ना, ओ सी, यही है क्या, ओ सी। तो हाइट की जगह पे हम लोगों ने क्या ले लिया, ओ सी ले लिया अपॉन 2। अब जरा वैल्यू रखिए इस पे, तो एस इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, जरा देखिए तो ओ ए क्या है, ओ ए ऑलरेडी ये इनिशियल वेलोसिटी यानी यू को शो कर रहा है। बीसी, बीसी देखिए ये रहा बीसी, यहाँ पे बीसी क्या शो कर रहा है, वी को, तो ये हो गया वी इंटू ओसी। ओसी क्या है, टाइम को शो कर रहा है, तो ओसी हो गया क्या, टी अपॉन 2। अब जरा एक चीज याद करिए, आप लोगों ने जब फर्स्ट इक्वेशन आपने लिया था, फर्स्ट इक्वेशन नहीं, जब आपने पहली बार तीनों इक्वेशंस को आपने डिराइव किया था, वहां इस फार्मूला को निकालने के लिए क्या किया था, इस फार्मूला को निकालने के लिए वहां से टी हटाया था ना, क्योंकि इस फार्मूला में टी नहीं है। तो हम अगर यहाँ से टी को हटा दें तो ये फार्मूला आ सकता है। टी को कैसे हटाएंगे, टी को हटाने के लिए वही था कि फर्स्ट इक्वेशन, जो फर्स्ट इक्वेशन है मोशन का, वहां से टी की वैल्यू निकालें और यहाँ इस इक्वेशन में रख दें। तो अगर फर्स्ट इक्वेशन से आप टी की वैल्यू निकालें, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहां से अगर आप t की वैल्यू निकालें तो t की वैल्यू क्या आई थी, आप रिकॉल करिए, ये u इधर जाएगा तो ये हो जाएगा v माइनस यू अपॉन a से डिवाइड होगा, a नीचे आ जाएगा। यही तो आया था ना t की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से। बस इसी को क्या करना है, इस t की वैल्यू को इस इक्वेशन में रख देना है। चलिए तो t की वैल्यू इस इक्वेशन में रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, s इक्वल टू u प्लस v, या इसको v प्लस यू भी लिख सकते हैं आप, इनटू, अब t की जगह आप जरा रखिए, t की वैल्यू ये क्या है, v माइनस यू अपॉन a, और ये हो जाएगा अपॉन 2। ये a क्या होगा, नीचे आ जाएगा, तो ये जब a नीचे आएगा तो ये हो जाएगा क्या, 2a। अब जरा एक चीज देखिए, यहाँ पे एक फार्मूला काम कर रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी, ये क्या होता है, a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, यही तो होता है ना। तो अब इसको ले लीजिए आप यहां से, ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर सेम कंडीशन है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, s इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे इसको रख देंगे, तो ये हो गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। अब यहां से आप क्या करेंगे, 2 और a भी है ना, यहाँ पे a छूट रहा है, देखिए a। अब ये a इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब इस u को आप इधर लेते आइए तो ये हो जाएगा क्या, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और ये रहा हम लोगों का थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस तरह से ग्राफ के हेल्प से हम लोग ये इक्वेशन के जो भी तीनों मोशन के जो तीनों इक्वेशंस हैं उनको हम लोग डिराइव कर सकते हैं, बहुत ही इजी वे में डिराइव कर सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पे इसको आप लोग जरा एक बार पढ़िएगा, और इस वीडियो से रिलेटेड या इससे पहले वाले वीडियोस में आप लोगों ने जो भी पढ़ा हुआ है उससे कुछ क्वेश्चंस कुछ स्टूडेंट्स ने पूछे हैं,
आप और भी देख लीजिए इसमें। और ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है, इसमें एक बहुत छोटा सा टॉपिक और बच गया है, उसको भी आज हम लोग पढ़ लेते हैं। तो ये लास्ट वीडियो है। इस आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप कमेंट बॉक्स में आज लिख दें, और नेक्स्ट वीडियो में आपको जो भी डिस्कस किया जाएगा, एक क्लास केवल डिस्कशन का, डाउट क्लियरेंस का होगा, जिसमें आपके जो भी क्वेश्चंस आए हैं उन सभी क्वेश्चंस को केवल आपको बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए एक छोटा सा जो टॉपिक बच गया है उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। तो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बहुत छोटा सा टॉपिक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसको भी पढ़ लेते हैं। टॉपिक ही है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी अभी तक हम लोग जो भी पढ़ रहे थे वो मोशन क्या पढ़ रहे थे कि कोई ऑब्जेक्ट जो है कि स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, तो उस समय डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ रहे थे, उसके फॉर्मूलाज हम लोगों ने डेराइव किया। यहाँ पे पढ़ना है कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है तो उस समय उसका मोशन कैसा होगा। नॉर्मली जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है, ये सर्कुलर पाथ है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ऐसे इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मान लीजिए अगर ये कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट है तो उस समय वो जो मोशन शो करेगा वो कौन सा मोशन होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये तो नॉर्मल सी चीज है, कांस्टेंट स्पीड अगर रखता है कोई, मान लीजिए एथलीट है, वो इस सर्कुलर पाथ पे दौड़ रहा है, अगर वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल टाइम में, यानी अगर ये एथलीट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो इस तरह के मोशन को हम लोग क्या कह लेते हैं, इसी को कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यानी उस समय उसका जो मोशन होगा वो कौन सा होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। उसकी जो स्पीड होगी वो कांस्टेंट होगी। लेकिन अगर हम ये देखें यहाँ पे, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं उस समय उसका स्पीड और वेलोसिटी क्या दोनों ही कांस्टेंट होंगे। स्पेशली इस टॉपिक में हम लोगों को सर्कुलर पाथ पे स्पीड और वेलोसिटी को ही समझना है, स्पीड और वेलोसिटी को समझना है। सिंपल सी चीजें आप लोग जानते हैं, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, यहाँ केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है। तो जब यहाँ डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे डायरेक्शन नहीं है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ पे मोशन करेगा उस समय, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो स्पीड भी उसकी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। जब यूनिफॉर्म मोशन करेगा तो उस समय उसकी स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट होगी, यूनिफॉर्म स्पीड कह सकते हैं। लेकिन अगर आप वेलोसिटी को ध्यान रखें तो वेलोसिटी हमेशा क्या होगी, चेंज होगी। क्यों चेंज होगी, क्योंकि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो उस समय हमेशा उसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है। जैसे मान लीजिए वो ऑब्जेक्ट अगर पॉइंट इस पॉइंट पे है, इस समय इसका डायरेक्शन इधर है, ये इसका डायरेक्शन देखिए आप इधर है। अगर वही ऑब्जेक्ट यहां आ जाए तो इसका डायरेक्शन इधर है। अगर वही ऑब्जेक्ट यहां पे आ जाए तो उस समय इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, अपवर्ड होगा। तो सर्कुलर पाथ पे हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होता रहता है, और आप जानते हैं कि वेलोसिटी में क्या हो रहा है, डायरेक्शन भी इंक्लूडेड है। इसलिए वेलोसिटी ये यूनिफॉर्म नहीं हो सकती। यूनिफॉर्म वेलोसिटी
नहीं होगी, यानी तब इसकी वेलोसिटी कैसी होगी, इसकी वेलोसिटी होगी नॉन यूनिफॉर्म, या यूं कह सकते हैं इसको कि ये कैसा होगा, एसिलरेटेड मोशन होगा। एक तरीके से आप इसको कह सकते हैं कि मोशन तो यूनिफॉर्म है, स्पीड यूनिफॉर्म है, स्पीड को यहाँ कांस्टेंट ना लिख के आप यूनिफॉर्म लिख सकते हैं, यूनिफॉर्म होगा, कांस्टेंट तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें चेंजेस आ रहे हैं, तो ये एक तरह से क्या कर रहा है, एसिलरेशन शो कर रहा है, तो यूनिफॉर्म एसिलरेटेड मोशन होगा। तो यहाँ पे स्पीड यूनिफॉर्म हो सकता है सर्कुलर पाथ पे, लेकिन वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखना है आपको। एक और भी छोटा सा पॉइंट आता है, एक है सेंट्रीपिटल फोर्स। जब भी कोई ऑब्जेक्ट, ध्यान रखिएगा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो एक ऐसा फोर्स होता है जो उस ऑब्जेक्ट को हमेशा सेंटर की तरफ बांधे रखता है, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, उस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होता है। जैसे एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, कोई एक सैटेलाइट है जो हमारे अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, या हमारा अर्थ है जो अपने स्टार सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। तो जब भी कोई प्लैनेट स्टार के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा हो, या कोई सैटेलाइट अपने प्लैनेट के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा हो, उस समय सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स। वो ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है जो किसी प्लैनेट को उसके स्टार की तरफ और किसी सैटेलाइट को उसके प्लैनेट की तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट रखता है, बांधे रखता है, जिसकी वजह से उस सर्कुलर पाथ पे वो यूनिफॉर्म मोशन शो करता है। तो ये था क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब वो फोर्स जो किसी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट किए रखता है, खींचे रखता है। इस फोर्स को ही क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो ये लास्ट टॉपिक था आपके इस चैप्टर का। ये चैप्टर आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। फिर से एक बार आपसे कहते हैं, आप सभी लोग इस चैप्टर को पूरा पढ़िए। जो भी वीडियोस आप लोग देख ही रहे होंगे, उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके हैं, जिस किसी भी वीडियो से रिलेटेड आपके मन में अगर क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में उन क्वेश्चंस को डालिए। नेक्स्ट वीडियो में केवल आपके जो भी डाउट्स हैं उन पे डिस्कशन होगा और उनको फिर से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आपके साइंस के इस चैप्टर से रिलेटेड कंफ्यूजन्स क्लियर हो रहे हैं, डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। धन्यवाद।